नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी, जो कि सर लगातार फील्ड में है, लोकसभा चुनाव का कवरेज कर रहे हैं और ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है सर लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट सर से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर चुनाव के बीच एक अलग दंगल मचा हुआ है। वो दंगल है केजरीवाल के घर का। अब घर में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल केजरीवाल पर उठ रहे हैं। मामला पूरा का पूरा स्वाति मालीवाल से संबंधित है और उनके यानी कि केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार से। तो सर पूरे मामले को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हैंडल किया है, कानूनी कार्रवाई चल रही है वो एक अलग मामला है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले को आम आदमी पार्टी ने हैंडल किया है उससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया था कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, केजरीवाल जी इससे आहत हैं, वह कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। लेकिन 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी कहती है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी के कहने पर वो सीएम के आवास पर आई थी, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ही गाली-गलौज या उन्होंने ही आरोप लगाए हैं। तो आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के स्टैंड को? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी का जो घरेलू मामला है, ये अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ है। हाँ, और इसीलिए घरेलू है। जी, जी, जी। तो अब ये आप देखिए कि एक सांसद के साथ अगर मारपीट हुई है, तो अपने आप में दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं। और स्वाति मालीवाल को हम सब जानते हैं कि ठीक है, भले ही उनका जो राजनीतिक स्टाइल कुछ भी रहा हो, लेकिन महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर वो हमेशा आक्रामक रही हैं और अक्खर टाइप की नहीं प्रमु है। हाँ, और प्रमुखता से उठाती रही हैं सब चीज़ों को। तो ये दर्शाता है कि महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर वो काफ़ी संवेदनशील रही हैं और लगातार सक्रिय रही हैं, लेकिन उनके साथ ही ऐसा हो गया, ये ज़रूर चौंकाता है। अब आप देखिए कि पहले थोड़ा-सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, तो आरोप लगे कि राघव चड्ढा ने चुप्पी साध ली है, आरोप लगे कि स्वाति मालीवाल ने चुप्पी साध ली है। स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए, तो स्वाति मालीवाल गईं और उनकी पिटाई हो गई। आज राघव चड्ढा गए, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि शायद ठीक-ठाक बचकर है। आ गए या उनके उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ जैसा कि स्वाति मालीवाल के साथ हुआ। अभी कयास हैं, हर तरह लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हो गया। कुछ वीडियो भी एडिटेड सामने आए हैं सोशल मीडिया पर, जो कहानी को दूसरा मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने अब ये मामले की जाँच शुरू कर दी है, तो सच सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो स्वाति मालीवाल कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल की करीबी थी, अभी हाल ही में उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो अब देखिए कि आज उनके साथ मारपीट हो जा रही है और अरविंद केजरीवाल चुप हैं। अरविंद केजरीवाल उन विभव कुमार को लेकर साथ में घूम रहे हैं जिन पर मारपीट का आरोप है। ये सही है कि स्वाति मालीवाल का जो कहना है, विभव कुमार का अपना एक पक्ष है। किसका पक्ष सही है, किसके पक्ष में दम है, किसके पास सबूत है, ये सब जाँच करना पुलिस का काम है। लेकिन अगर महिला ने आरोप लगाया है और जो आप अगर वो एफआईआर जो है उसकी जो कॉपी है उसको आप पढ़ेंगे, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, तो आप देखिए कि कितना बुरा व्यवहार हुआ स्वाति मालीवाल के साथ और जिस तरीके से अत्याचार उन पर किया गया, ये मुझे लगता है कि सभ्य समाज में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल। और और संजय सिंह ने स्वाति माली कबूला भी है ना कि हाँ, हुआ जी, है, संजय सिंह बदसलूकी हुई है, जी, संजय सिंह ने कबूला है। संजय सिंह ने कबूला है और तभी आप देखिए कि एक तरफ पार्टी कबूल करती है, दूसरी तरफ विभव कुमार को लेके घूमती है, तीसरी तरफ एक एडिटेड वीडियो जारी किया जाता है और एक तरह से स्वाति मालीवाल के ही चरित्र हनन की एक तरह से प्रयास किया जाता है, जो कि गलत है। और स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, तो उनके साथ इस समय खड़े होने की ज़रूरत है। आप देखिए कि रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि वो ट्रॉमा में थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ऐसा व्यवहार हुआ है, उसका आधा भी हुआ है, तो भी किसी महिला को दुःख पहुँचेगा, क्योंकि मारपीट जो है वो एक कह सकते हैं कि बिल्कुल अमानवीय चीज़ है और अगर कोई अमानवीय व्यवहार और अपने घर में ही किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हो जाए, तो व्यक्ति वैसे ही सकते में आ जाता है कि जिस पार्टी को खड़ा करने में, जिस हुँ। पार्टी की स्थापना करने में, जिस पार्टी को आगे बढ़ाने में उसका भी अमूल्य योगदान रहा हो, यदि उसी पार्टी में उसके साथ ऐसा व्यवहार हो जाए, तो व्यक्ति न सिर्फ सकते में बल्कि सदमे में भी चला जाता है। तो इसलिए स्वाति मालीवाल से सहानुभूति रखते हुए इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि जाँच में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से हैंडल किया है इस मुद्दे को,
तो उससे साफ जाहिर हो गया है कि वो सिर्फ महिला अधिकारों की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं और स्थिति इसके विपरीत। आप देखिए कि वो कहते हैं कि मैं एक तरफ कहते हैं कि मैं हर महिला को 1000 रुपए दूँगा दिल्ली में ताकि वो उनका कुछ लाभ हो सके उनको, उनके पास कुछ पैसे आ सकें। एक तरफ जो उनकी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पिटाई होती है। तो दिखाता है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो आप देखिए जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तब भी उन्होंने सुनीता केजरीवाल को बढ़ावा दिया। सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया, न सिर्फ दिल्ली में प्रचार किया बल्कि गुजरात में जाकर भी रोड शो किया और आरोप लगा था कि अरविंद केजरीवाल अब परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, दिल्ली में राबड़ी देवी 2.0 देखने को मिलेगा। अब देखिए कि आम आदमी पार्टी में और भी महिला नेत्री हैं, तो उनको नहीं आगे बढ़ाकर उन्होंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया। तो जिस परिवारवाद का वो विरोध करते थे, वो उनके दल में ही दिखने लगा। वो जब बात करते थे, आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए कि दिल्ली में महिला विरोधी जो अपराध हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पुलिस जो है, वो नाकाम सिद्ध हो रही है। अब आप मुख्यमंत्री के घर में अगर महिला के साथ हिंसा होती है, अत्याचार होता है, तो आप अपने आपको चाहिए था कि आप तत्काल अपने सेक्रेटरी को ले जाके पुलिस को सौंप देते और कहते कि आप जांच करिए और तब तक ये निलंबित हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उन्हें अपने घर में छिपाया और पुलिस को आखिरकार उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आपका जिन सिद्धांतों को लेकर आप राजनीति में आए थे, वो सिद्धांत आपने ताक पर रख दिए हैं और जिस राजनीति को बदलने के लिए आप राजनीति में आए थे, उस राजनीति को आप निचले स्तर पर ले जाने के लिए आमादा हैं। तो आप बदलने की बात करके उसको कह सकते हैं कि निम्नतम स्तर पर आप राजनीति को ले जा रहे हैं, जो कि देश देख रहा है, दुनिया देख रही है और खास तौर पर जब आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी गारंटियाँ देते हैं, तो गारंटियाँ जो उनकी हैं, वो गारंटियाँ भी देख रही है जनता कि अगर केजरीवाल के खिलाफ उनकी ही पार्टी का कोई नेता कुछ भी बोल दे, तो उसके खिलाफ सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता हमला बोल देंगे, ये केजरीवाल की गारंटी है। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी पार्टी का कोई नेता कोई ऐसा बयान दे दे या मान लीजिए कि थोड़ा-सा अगर किसी दूसरे दल के नेता से मिल भी ले, तो उनको लगता है कि ये शायद मुझसे आगे जाने की सोच रहा है, तो वो उसको साइडलाइन कर देंगे, उसको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, ये केजरीवाल की गारंटी है। तो ये केजरीवाल की गारंटियाँ जो हैं, वो जनता समझ रही है, देख रही है और बहुत सारे ऐसे आप देख लीजिए चाहे प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हों, शाजिया इल्मी हों और एक उनकी नेत्री थी जिनकी दुखद मृत्यु भी हुई थी। तो जी, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हों को इन्होंने छला है और पार्टी के संस्थापक जब स्थापना हुई थी और तब से लेकर आप आज तक देख लेंगे तो कुछ एक लोगों को छोड़ दें, तो वो सारे के सारे पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ एक लोगों में से 2 लोग सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं। किस कारण जेल में हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। तो दिखा रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर आप राजनीति में आए थे, वो उद्देश्य आपने ताक पर रख दिए। बिल्कुल। और स्वाति मालीवाल सिर्फ केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन या उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तब से नहीं है, वो पिछले 20 साल से है। यानी कि आम आदमी पार्टी 12 साल बने हुए हुआ, लेकिन उससे पहले से वो जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर-सी बात है कि कई परत इस पूरे मामले में अभी खुलने बाकी हैं और शायद ये खुलेंगे चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे। खैर सर, अब हम पूरी तरीके से अब जो माहौल है उस पर आते हैं और सवाल पूछे उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से रायबरेली में सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने अपना पुत्र आपको सौंप दिया है। तो सोनिया गांधी ने राहुल को लेकर एक भावनात्मक अपील कर दी रायबरेली में और शायद कांग्रेस उम्मीद भी कर रही है, चूंकि आप रायबरेली होकर आए हैं, इसलिए आपसे ये सवाल बनता है कि क्या माहौल है। और दूसरा कि आप लगातार पूर्वी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पूरब से भाजपा को उम्मीदें भी काफी हैं इस बार। तो बंगाल, ओडिशा में चूंकि आप हैं, झारखंड और बिहार और साथ ही साथ पूर्वांचल में क्या स्थिति है पार्टी की? देखिए, आपने जहाँ तक रायबरेली और अमेठी की बात करी है, तो हम इन दोनों क्षेत्रों में होकर आए। हमने बहुत सारे लोगों से संवाद किया, युवाओं से संवाद किया, बुजुर्गों से संवाद किया, महिलाओं से संवाद किया और दोनों दलों की जो तैयारियां हैं, उनको भी परखा है। दोनों दलों की जो संगठनात्मक रचनाएं हैं, किस स्तर पर काम हो रहे हैं, ये सब कुछ जाना समझा है। अमित शाह जी अमेठी में बहुत अच्छा रोड शो भी करके आए हैं। राहुल गांधी वहाँ पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, अमेठी में भी, रायबरेली में भी और खासतौर पर हमने देखा कि सोनिया गांधी वहाँ पहुंची। आपने देखा कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हों और अशोक गहलोत हों, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा तो जब से राहुल गांधी ने नामांकन भरा है, वहाँ से वो हिली नहीं है, वो वहीं पर है। लेकिन हमने जो अपना हमने जो दोनों इन क्षेत्रों में पाया कि एक चीज
जो सबसे पहले स्पष्ट हुई कि क्योंकि 5 साल गांधी परिवार ने जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली की उपेक्षा की, उससे जो भावनात्मक लगाव था इस परिवार के प्रति वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर आप नहीं आएँगे तो दूसरा भी नहीं आता। वो हुँ, भावनात्मक लगाव वो ये दोनों तरफ से जब ताली बजती है तभी ये बनता है, और एक पक्षीय एक तरफ़ा नहीं हो सकता है कभी भी ये जो लगाव। तो इन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन हमने जब अमेठी का दौरा किया तो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पाई कि अमेठी में स्मृति ईरानी के ठीक है उन्होंने काम कराया है, और अब चूँकि जो उनके सामने उम्मीदवार हैं तो उस उम्मीदवार को देखते हुए स्मृति ईरानी की जीत लगभग तय है, लेकिन वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं केएल शर्मा। और केएल शर्मा क्यों टक्कर दे रहे हैं अच्छी? क्योंकि स्मृति ईरानी के व्यवहार के प्रति कुछ लोगों ने नाराज़गी जताई। हालाँकि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है लोगों को बड़ी संख्या में मिला है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि एक भय का माहौल है, और कोई चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, कोई खिलाफ में नहीं बोल सकता। इस तरीके की बातें कुछ लोगों ने कही। दूसरी बात ये देखी हमने कि वहाँ पर जो केएल शर्मा हैं, वो अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि ठीक है, केएल शर्मा इस क्षेत्र से अवगत हैं, और वो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नाम से बुला लेते हैं, लेकिन वो जनता नहीं है, जनता वोट देने जाती है, कार्यकर्ता ही खाली वोट नहीं देते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केएल शर्मा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानते हैं, तो पूरे अमेठी को जानते हैं। और स्मृति ईरानी ने पिछले 5 साल पिछले 10 साल में अगर हम बात करें, 5 साल पहले जब वो चुनाव हारी थी, उसके बाद भी वो लगातार सक्रिय रही थी, और फिर 5 साल में उन्होंने काम किया है, तो लगातार 10 साल से वो अमेठी में सक्रिय हैं। और केएल शर्मा तभी अमेठी आते हैं जब कोई गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आ रहा हो अमेठी, तो उसकी तैयारियां कैसे रहेंगी, कहाँ क्या कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए वो आते हैं। तो और खासतौर पे हमारे को अमेठी के लोगों ने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी इस बार आते तो शायद हम उनको जिता देते, क्योंकि हमने एक बार उनको सबक सिखाकर अपनी नाराजगी दिखा दी, तो हो सकता था कि हम इस बार उनको जिता देते, लेकिन वो नहीं आए, तो ये भी हमारे लिए एक झटके की तरह है, और शायद अब वो परिवार और दूर हो जाएगा यहाँ से। हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में 2-3 चीजें देखने को मिली कि जब आपने कहा कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैंने अपना पुत्र आपको सौंप दिया, तो पहली बात ये है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गांधीनगर हो, कोई किसी की वो जागीर नहीं है निजी की, कोई इसको समझने की भाई ये तो मेरे परिवार का क्षेत्र हो गया है, और अब पहले मैं रहूंगा और फिर पहले उसके बाद मेरे बच्चे रहेंगे। आप देखिए कि जब सोनिया गांधी जी कह रही थी कि मैं अपने बेटे राहुल गांधी को आपको सौंपती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद इनका जो भाषण है लिखने से पहले जिस भी व्यक्ति ने लिखा है उसने बाहुबली 2 देखी होगी। तो उसमें भी जिस तरीके से वो बाहुबली 2 में वो कहती हैं कि ये आपके राजा हैं, तो इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जा रहा था राहुल गांधी को, जबकि वो अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी के साथ न्याय नहीं कर पाए। वायनाड की जनता क्या चाहती है वो परिणाम में दिख ही जाएगा। तो आप को पहली बात तो ये है कि ठीक है, आपका उस क्षेत्र में अपने आपकी कर्मभूमि रही हो सकती है, लेकिन वो आपकी निजी जागीर नहीं हो सकती। आप वहाँ पर किसी को सौंप नहीं सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि रायबरेली में जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा कि राहुल गांधी अगर यहाँ से जीतते हैं तो हमको उनसे काम कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन जबकि दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो लगातार वो वहीं से हैं, वो पहले कांग्रेसी ही रहे हैं। तो कांग्रेस की क्या चुनावी रणनीति होती है, कैसे कांग्रेस चुनाव में आगे बढ़ती है, ये सब वो जानते हैं। दिनेश प्रताप सिंह लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, संवाद बनाए रखते हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। शायद उनको पहले से इशारा था कि आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए वो और ज़्यादा संवाद बनाए रखते हैं। रायबरेली में बीजेपी ने जो सपा के विधायक हैं मनोज पांडे, उनको अपने साथ ले लिया था राज्यसभा चुनाव के समय। अभी अमित शाह गए थे रायबरेली, तो मनोज पांडे के घर भी गए थे। अभी जो अदिति सिंह हैं वो भी सांसदी का चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो निराश थी, लेकिन अमित शाह ने उनको भी मना लिया। तो सारे के सारे जो असंतोष जो उन्होंने व्यक्त कर रहे थे, उनको समझाया जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। अगर रायबरेली भी कांग्रेस हार जाती है तो ये एक कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि लोगों ने शिकायत व्यक्त की कि सोनिया गांधी ने जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लगातार चुनाव लड़ा रायबरेली से, उसके साथ उपेक्षा हुई थी। लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी 2019 में जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आई थी जीत का। लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी ने कोविड के दौरान भी यहाँ के लोगों को अकेला छोड़ दिया था, जबकि सारे के सारे सांसद अपने-अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्यक्रम चला रहे थे लोगों की राहत के लिए। लोगों ने कहा कि हम सोचते थे कि अस्वस्थता की वजह से सोनिया गांधी यहाँ पे नहीं आ रही हैं, लेकिन हमें तब हैरानी हुई कि जब वो अपने बेटे का नामांकन भराने आ गईं। वो अपने बेटे को हमें सौंपने के लिए यहाँ आ गईं। तब कोई स्वास्थ्य कारण नहीं था, तब उन्होंने तुरंत वहाँ पे आना ज़रूरी समझा। तो लोग कह रहे हैं कि हम सब चीज़ें देख रहे हैं और उसके आधार पर हम काम करेंगे। और आपको बता दूँ कि बीजेपी
ये जो चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली का इसी समय कोई मेहनत नहीं कर रही है। हमने रायबरेली में घूमकर देखा कि किस बड़ी संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं। हमने रायबरेली में घूमकर देखा कि तमाम जो योजनाओं का लाभ केंद्र की और योगी सरकार की वहाँ के लोगों को मिला है। रायबरेली की जो सड़कें हैं, अगर किसी सांसद की ये सबसे बड़ी नाकामी होती है कि उसके क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो टूटी-फूटी हों। रायबरेली में इनका 50, 60, 70 साल से राज है। सड़कें आज भी टूटी-फूटी हैं, उबड़-खाबड़ हैं। इसकी जो नाकामी का जो श्रेय है वो सोनिया गांधी को जाना चाहिए। तो अब एक चीज हमने नोट की कि ये जो भावनात्मक लगाव था वो खत्म हो चुका है। दोनों दल कड़े मेहनत कर रहे हैं और एक चीज और हमने देखी कि दोनों ही क्षेत्र, चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, दोनों में जनता भी दो रूप से कह सकते हैं विभाजित है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो पूरी तरह से बीजेपी के साथ नजर आता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो अधिकांश लोग कांग्रेस की बात करते हैं। तो वहां भी एक तरह से विभाजन की स्थिति देखने को मिलती है। देखना होगा कि परिणाम क्या रहता है। तो मुझे लगता है कि रायबरेली और अमेठी दोनों जो चुनावी मुकाबले हैं कड़े रहने वाले हैं। कड़ा संघर्ष दोनों में है। न जीत राहुल गांधी के आसान है, न जीत स्मृति ईरानी के आसान है। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले चाय पे समीक्षा के और अंक आएंगे आपके सामने। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।